अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8B। 8B स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास न्यू वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल परसेंटेज मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू। इंक्रीज इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट है डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू। फोर्थ वन परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू कॉस्ट माइनस ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। नेक्स्ट है परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस न्यू कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। बेसिकली आपने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में याद रखना है कि आपने ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है और डिवाइड हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करना है। तो यहाँ पे जैसे इंक्रीज है तो इंक्रीज में हमेशा न्यू वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, तो ग्रेटर में से जो स्मॉलेस्ट है उसको सब्ट्रैक्ट किया। उसी तरह डिक्रीज में ओरिजिनल ग्रेटर होगी, ओरिजिनल में से जो न्यू होगी उसको सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से ही करना है और मल्टीप्लाई 100% से करेंगे क्योंकि परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में आपके पास वैल्यू गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज 60 बाय 35%। अब ये याद रखना है इस पूरी एक्सरसाइज में जहाँ पे भी इंक्रीज वर्ड मेंशन होगा, यहाँ कोई ऐसा वर्ड मेंशन होगा जिसमें सेंस बढ़ने की आए, जैसे इंक्रीज की सेंस आ रही है वैल्यू के इंक्रीज होने की, तो आपने हमेशा क्या करना है, जो परसेंटेज गिवन होगी आपने उसको 100 में प्लस करना है। जैसे यहाँ अगर 35 है, इसको 100 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 135%। और उसी तरह अगर डिक्रीज आ जाता है तो डिक्रीज में आपने परसेंटेज जो आपके पास ऑलरेडी गिवन होगी आपने उसको 100 में से माइनस करना है। जैसे 45 100 में से माइनस करेंगे तो 55 आएगा, तो आपने वो 55% को यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए पार्ट है, ए पार्ट में आपके पास इंक्रीज गिवन है तो चेंज इन परसेंटेज जो आएगा वो हम लिखेंगे चेंज इन परसेंटेज, या इंक्रीज इन परसेंटेज भी आप लिख सकते हो चेंज की जगह पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया चेंज इन परसेंटेज 100% प्लस 35%, तो यहाँ पे आ गया 135%। अब जो वैल्यूज ने कहा है फाइंड करने के लिए वो हमने लिखी है वैल्यू इज इक्वल टू 135% ऑफ 60। 135 एज इट इज आ गया, परसेंटेज खत्म किया डिवाइड में 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 60 एज इट इज आ गया। अब आपने कटिंग कर लेनी है, 0 0 से कट हो गया, 2 5 10, 2 3 6 और 5 के टेबल से कट किया, 5 1 5 5 27 135 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 27 मल्टीप्लाई 3 बच गया और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21 और 21 और फिर बाद में 21 का 1 आ गया, 2 कैरी चला गया, 3 2 6, 6 में 2 प्लस किया तो 8 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जब 27 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 81। उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है इंक्रीज 28 बाय 125%। अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है जैसे 125% है तो वो 100 में प्लस होके क्या आ जाएगा 225। तो अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे वैल्यू इज इक्वल टू 225% ऑफ 28। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया 225 परसेंटेज खत्म करके डिवाइड में 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 28 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 के टेबल से किया तो 50 और यहाँ पे आ जाएगा 14। उसी तरह अगेन 2 के टेबल से हो जाता है तो यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और 2 7 14। अब 25 को अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर आप डायरेक्ट
5 के टेबल से करना चाहते हो तो 5 से कर लो, 25 के टेबल से करना चाहते हो तो 25 के टेबल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 25 के टेबल से कट करती हूँ तो 25 1 ज़ा 25, 25 9 ज़ा 225। अब 9 बच गया हमारे पास और 7 बच गया, तो यहाँ पे हम 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 को जब हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 63, तो वो हमने लिख लिया। सी पार्ट में आपके पास जो वैल्यू गिवन है उसमें लिखा हुआ है डिक्रीज 120/45%। अब डिक्रीज है, आप लिख सकते हो डिक्रीज इन परसेंटेज या चेंज इन परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं डिक्रीज इन परसेंटेज, परसेंटेज में डिक्रीज है, माइनस करेंगे 100% माइनस 45%, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 55%। तो 55% के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो, वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाता है 55% ऑफ 120, 55 है, 100 से डिवाइड कर दिया परसेंटेज को ख़त्म करके, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 120 आ गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 5 सा 10 आ गया, 2 6 सा 12 आ गया। उसके बाद 5 के टेबल से अगर हम कटिंग करते हैं 5 1 सा 5, 5 11 सा 55 और फिर 11 मल्टीप्लाई 6 बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 66। का लास्ट पार्ट डी पार्ट की स्टेटमेंट गिवन है डिक्रीज 216/37 होल 1/2%। अब आपने होल से इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हो 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 37.5%। और डिक्रीज हुआ है तो इट मीन्स 100 में से ये माइनस करेंगे, तो जब 100 में से माइनस किया यहाँ पे हमने लिख दिया डिक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज, तो यहाँ पे आंसर आ गया 100% माइनस 37.5%। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 62.5% आंसर आ जाता है। तो आपने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू लिख सकते हो, वर्ड रिक्वायर्ड वैल्यू लिख सकते हो। तो उसमें आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 216 है और 62.5% ऑफ आ जाएगा 216। तो यहाँ पे आपने क्या 62.5 एज इट इज लिखना है, परसेंटेज खत्म करनी है और उसकी जगह पे डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 216 आ गया। फिर आपने कटिंग मेथड अप्लाई कर लेना है, या आप पॉइंट मूव करके भी कर सकते हो। जैसे डिवाइड में 100 है तो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड पे 1 2, तो यहाँ पे मूव कर गया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो इसका आंसर आ गया 0.625 और मल्टीप्लाई कर दिया 216 के साथ। आप विद कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो विद कैलकुलेटर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0.625 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 216 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 135। आप इस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8B। यहाँ पे भी आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 20% ऑफ अ नंबर इज 17, फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है, आप डायरेक्ट वर्ड नंबर भी यूज कर सकते हो या आप लेट भी कर सकते हो कि नंबर वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लेट करके देख लेते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू x है, लेट कर लिया। अब 20% ऑफ अ नंबर है तो किसी नंबर का 20% क्या होगा 17, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए ST भी यूज कर सकते हो आप, अकॉर्डिंग के लिए ACC और स्टेटमेंट के लिए ST। उसके बाद यहाँ पे आपके पास गिवन है 20%, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज में से कोई भी वर्ड नहीं गिवन तो आप डायरेक्ट 20% यूज करोगे। 20% ऑफ नंबर, नंबर हमने क्या लेट किया था x और इज इक्वल टू
इज की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू और 17 एज इट इज आ गया। अब 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 17, यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये वैल्यू, तो आप क्या करोगे ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करती तो यहाँ पे आ गया 20 डिवाइडेड बाय 100। अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20, डिग्री 0 0 से कैंसिल कर दिया आपने। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 17, यहाँ पे 2 1s are 2, 2 5s are 10 आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब आपने क्या करना है 17 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। 17 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 85। ए पार्ट में हमने जो सॉल्व किया है उसको हमने वैल्यू को लेट किया था, मतलब नंबर को लेट किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताऊंगी जिसमें हम नंबर को लेट नहीं करेंगे, हम सिंपली उसकी जगह पे क्या लिख देंगे नंबर। जैसे यहाँ पे 175% है ऑफ अ नंबर इज 49 है, तो आप इसी को एज इट इज अगर आप लिखते हो जैसे 175% ऑफ नंबर, तो नंबर जो है हमारे पास वो आपने एज इट इज लिख दिया, इसकी जगह इज इक्वल टू। ये हमेशा याद रखना है जब भी इज आएगा ना इसके बाद आने वाली वैल्यू हमेशा आंसर होगी, रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे इज आया था, हमने इज इक्वल टू लगा दिया और 49 एज इट इज आ गया। अब 175% खत्म किया, डिवाइड में 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई नंबर एज इट इज इक्वल टू 49 आ गया। आगे सेम नंबर आपने लिखना है, नंबर को NO भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट फॉर्म अगर आप यूज करना चाहो। 49 डिवाइड है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ तो अपोजिट साइड पे डिवाइड होगा, 175 डिवाइडेड बाय 100। अब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 49 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे नेक्स्ट वैल्यू का आपने रेसिप्रोकल लेना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 175 आ गया है। आपने 49 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 49 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4900 आ गया और डिवाइड में 175 आ गया। आप कटिंग मेथड भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है 28। टू सी पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट। अब रिजल्ट की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट जो होता है वो हमेशा इज इक्वल टू के बाद होता है, मतलब जो रिजल्ट की बात हुई है वो क्या है 161 ऑफ अ नंबर, मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है जिसका रिजल्ट क्या है 161 वन इंक्रीज्ड बाय 15%। अब इंक्रीज्ड आया है इट मींस आप क्या करोगे जो परसेंटेज गिवन है उसको 100 में प्लस करोगे, जैसे 15% है तो आपके पास क्या हो जाएगा 115% इज 161, फाइंड द नंबर, आपने वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम चेंज इन परसेंटेज या इंक्रीज इन परसेंटेज, तो यहाँ पे इंक्रीज्ड इन परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है वो देख लेते हैं। 100% वो ऑलरेडी था, 100 में प्लस हो गया 15%, तो 15% प्लस हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 115%। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट गिवन है 161, तो आपने क्या करना है यहाँ पे लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। यहाँ पे मैं आपको लेट किए बगैर बताने लगी हूँ कि वैल्यू को किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ए पार्ट लेट वाले मेथड से किया था, बी पार्ट हमने सिंपल वैल्यू से किया था, ये भी हम सिंपल ही डायरेक्ट स्टेटमेंट को देख के सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसने कि 115% ऑफ अ नंबर
इज इक्वल टू 161, तो 115 एज इट इज़, परसेंटेज की जगह पे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और नंबर एज इट इज़ आ गया। नंबर को आप NO भी लिख सकते हो और 161 आ गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई को ऑपोजिट साइड पे जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आ गया नंबर इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाय 115 डिवाइडेड बाय 100। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। 161 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, 100 ऊपर आ गया, डिवाइड में 115 आ गया। अब 161 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 और आगे 20 आ गए, नीचे 115 आ गया। अब आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड के अलावा कटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 161 और नेक्स्ट 20 है, मतलब कि 16,100 को जब आप डिवाइड करते हो 115 पर तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 140। कैलकुलेटर से अगर डिडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर 140 आ जाएगा। लास्ट पार्ट डी पार्ट की वैल्यू गिवन है, द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20% इज 192, फाइंड द नंबर फाइंड करना है। और आपके पास डिक्रीज हुई है वैल्यू 20%, डिक्रीज 20% हुई है, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 80%। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज्ड इन परसेंटेज में डिक्रीज कितना आ गया, 100%। माइनस किया तो ये 20% माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80%। तो 80% आंसर आ गया हमारे पास, नंबर हमारे पास जो हमने फाइंड करना है और रिजल्ट हमारे पास है 192। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या गिवन स्टेटमेंट। तो गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 80% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 192, 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई नंबर और इज इक्वल टू 192 आ गया। नंबर एज इट इज रहेगा और 192 डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई और ये अपोजिट साइड पे डिवाइड होगी और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दी 80 डिवाइडेड बाय 100। तो जब डिवाइड किया तो फिर डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 8, 80 0 से कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज इक्वल टू 192 और जब 192 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 इंक्रीज हो जाएगा और डिवाइड कर दिया हमने 8 के साथ। तो आपने क्या करना है, सिंपली इनको 1920 को डिवाइड कर दिया 8 के साथ। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट कटिंग मेथड यूज़ कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 240। 3 exercise 8b, an elastic band which is 72 cm long and is stretched to 90 cm। यहाँ पे एक इलास्टिक बैंड है जो 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है जिसको स्ट्रेच किया गया है। स्ट्रेच करने के बाद उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 90 सेंटीमीटर। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग पे लेंथ होती है या कोई भी वैल्यू जो स्टार्टिंग पे होती है वो हमेशा क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। जैसे 72 सेंटीमीटर ओरिजिनल है और उसी तरह जब उसको स्ट्रेच किया गया तो जो बाद में आने वाली वैल्यू होती है वो न्यू वैल्यू होती है। तो यहाँ पे न्यू वैल्यू हमारे पास आ गई 90 सेंटीमीटर। परसेंटेज इंक्रीज हमने फाइंड करनी है। परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू और डिवाइड हम करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से हमेशा
और मल्टीप्लाई 100%। अब न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग, परसेंटेज इंक्रीज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज पुट की। न्यू वैल्यू थी हमारे पास 90 पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 72 पुट किया और नीचे भी ओरिजिनल वैल्यू है तो 72 लिख लिया। मल्टीप्लाई 100% आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने कटिंग मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। फर्स्टली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 18 एंड 72 एज इट इज आप लिखोगे। उसके बाद आप कटिंग मेथड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 50s are 100 and 2 3s are 6, 2 6 are 12 एंड अगेन 2 के टेबल से कट करेंगे हम। 2 1s are 2, 2 8s are 2 8s are 16 and 2 25s are 50। नेक्स्ट 18 से कट हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट पे 25 बचता है, तो 25% आपके पास इसका आंसर आ गया। नंबर 4 एक्सरसाइज 8B स्टेटमेंट है, इन सिंगापुर दी एडोसे स्कॉलरशिप इज गिवन आउट टू दी टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स विद इन ईच लेवल एंड स्ट्रीम इन एवरी स्कूल। देयर वाज an increase in the value of the award from 2008 to 2009. The table shows the value of this award of each लेवल इन 2008 एंड 2009। यहाँ पे आपको एक टेबल शो किया गया है जिसमें टॉप 5% और नेक्स्ट 5% के बारे में शो किया गया। अब अगर स्टेटमेंट के अंदर जैसे यहाँ पे टॉप 5% है और यहाँ पे नेक्स्ट 5% शो किया गया है, तो इसका मतलब है जस्ट उन्होंने आपको हेडिंग दी है, उसमें 5% का कोई लिंक नहीं है। सिंपली आई पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30%, 30% का इंक्रीज है। अब 30% इंक्रीज है, इट मीन्स आप 100 में 30 प्लस करोगे तो 130% हो गया। इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009, 8 से 9 के दरमियान में आपने फाइंड करना है कि एज सेकेंडरी 1 स्टूडेंट। अब सेकेंडरी 1 स्टूडेंट आपने देखने हैं इन टॉप 5 मतलब फर्स्ट पार्ट, उसमें सेकेंडरी 1 मतलब यहाँ पे सेकंड लाइन को आपने देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फॉर द सेकेंडरी 1 स्टूडेंट्स इन द टॉप 5% इन 2009। मतलब आपके पास एक वैल्यू गिवन है, आपने सेकंड वाली फाइंड करनी है। जो फर्स्ट वाली होती है वो आपको मैंने अभी बताया है कि वो हमेशा ओरिजिनल होगी। मतलब 2008 की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, और 2009 की वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि न्यू वैल्यू जो है वो क्या होगी। ओरिजिनल वैल्यू उसने सिंपली कहा है कि 30% इंक्रीज है। अब 30% इंक्रीज है, इट मींस अगर हम 500 को 130% से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंपली 2009 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ अवार्ड फॉर सेकेंडरी 1 स्टूडेंट्स इन द टॉप 5% इन 2009 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है 130% को 500 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब परसेंटेज खत्म जब हम करेंगे तो डिवाइड में 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई 500, 0 एक 0 इस 0 से कैंसिल, दूसरा सेकंड 0 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बची 13 एंड 50। 13 एंड 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है $650। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009 फॉर अ प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन दी नेक्स्ट 5%। अब नेक्स्ट 5% वाला आपने कॉलम देखना है, उस रो में आपके पास है प्राइमरी 4 मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड रो की फर्स्ट लाइन आपने देखनी है। यहाँ पे आपके पास गिवन है $250 एंड $350। आपको अभी मैंने बताया है जो फर्स्ट है वो ओरिजिनल है, सेकंड वाली न्यू वैल्यू है। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है। इंक्रीज का फार्मूला स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आपने न्यू वैल्यू में से माइनस करना है ओरिजिनल वैल्यू को और डिवाइड हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करना है, मल्टीप्लाई 100%। तो न्यू वैल्यू हमारे पास है 350 माइनस $250 डिवाइडेड बाय $250।
तो 350 में से जब 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 100। उसके बाद $250 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100% आ गया। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, जीरो को कट कर दिया, लास्ट वाला जीरो 100 वाले जीरो से कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा हम कटिंग मेथड और कर सकते हैं, 25 1s are 25, 25 4s are 100 और 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 40%। 5 एक्सरसाइज 8b स्टेटमेंट गिवन है द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेस। अब डिक्रीजेस लिखा हुआ है मतलब आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम $1360 टू 1020। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है और जो सेकंड होती है वो हमेशा न्यू वैल्यू होती है। अब आपने परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना है। परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला सिंपली क्या था आपके पास कि आपने ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस करना है न्यू वैल्यू को और डिवाइड हमेशा करना है ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई 100%। ये आपके पास आ गया परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला। अब उसके अकॉर्डिंग अभी आपको मैंने बताया ओरिजिनल वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट वाली होती है वो ओरिजिनल और सेकंड वाली न्यू वैल्यू है। परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला आपने लिखना है, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू में से न्यू वैल्यू माइनस करनी है और डिवाइड हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करना है। 1360 में से जब हम 1020 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 340 और डिवाइड हमेशा हमने ओरिजिनल से कर देना है $1360। अब यहाँ पे डॉलर डॉलर से कैंसिल हो जाएगा और जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने सिंपली इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 25% आ जाता है। 6 exercise 8b a car was bought in 2009 for $1,20,000. In 2010 its value decreased by 20%. In 2011 its value decreased by 10% of its value in 2010. Find the value of the car at the end of 2011. अब उसने कार जो बाय की है, बाउट की है, वो कब की है 2009 में और हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2011 की। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो जिसमें उसने कार बाउट किया मतलब वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कार बाउट इज इक्वल टू $1,20,000। उसके बाद डिक्रीज इन परसेंटेज कितना हुआ है, स्टार्टिंग में जब 2010 में वैल्यू आई थी तो 20% डिक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 20% डिक्रीज किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 80%। नेक्स्ट आपने वैल्यू फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ कार एट द एंड ऑफ 2010। अब 80% है, 80% को आपने सिंपली क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया $1,20,000 के साथ। परसेंटेज खत्म किया, डिवाइड में 100 आ गया, 20 से कैंसिल हो गए और बाकी वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया $96,000। नेक्स्ट उसने कहा था 2011 में वो वैल्यू अगेन डिक्रीज हुई है। कब हुई है 2010 की निस्बत, मतलब जो 10 में आपकी अमाउंट आई है उसकी 10% अगेन डिक्रीज हुई है। तो जब 10% दोबारा डिक्रीज हुई है तो हम अब हमारे पास कितना रह गया 90%। 90% मल्टीप्लाई $96,000, परसेंटेज खत्म किया डिवाइड में 100, 20 से कैंसिल और 90 को जब हमने 960 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया $86,400। जो उसने कहा था वैल्यू फाइंड करने के लिए कि आपकी वैल्यू जो है कार की एट द एंड ऑफ 2011 क्या होगी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि 2011 के लास्ट पे एंड पे हमारी वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8b। 45% of students who take part in a creative writing competition are boys. अब 45% हैं जो क्या है बॉयज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है कंपटीशन में। इफ 135 बॉयज टेक पार्ट इन द कंपटीशन, अगर 135 बॉयज हैं, पहले उन्होंने परसेंटेज बता दी है, अब उन्होंने एग्जैक्ट बताया है कि 135 बॉयज हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन दी कंपटीशन। तो आपने बताना है कितने टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया।
यहाँ पे हमारे पास है परसेंटेज गिवन है तो हमने परसेंटेज लिख ली 45%। 45% क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ना ही इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है, एग्जैक्ट 45 लिखा हुआ है तो हमने 45 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास बॉयज की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हमने लिख दी है बॉयज इज इक्वल टू 135। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या होगी कि 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट्स वर्ड ऐड कर देते हैं इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स का 45% कितना होगा? जो उसने आंसर दिया हुआ है 135 वो लिख दिया। अब 45% है तो यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और टोटल स्टूडेंट्स का हम T.S लिख लेते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 135। अब 100 डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 135 और मल्टीप्लाई हो गया 100 के साथ तो यहाँ पे आंसर आ गया 13,500 और टोटल स्टूडेंट्स के साथ 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हमने टोटल स्टूडेंट्स फाइंड कर लेने हैं। टोटल स्टूडेंट्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 300। तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू आ गई जिन्होंने कंपटीशन में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। नंबर 8 एक्सरसाइज 8B a house cost 36% more today than when it was built। मतलब वो घर को जब तमीर किया गया, बनाया गया, तब से लेकर अब तक उसमें 36% क्या हुआ है, मोर हो गया, इंक्रीज हो गया। इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे इज $3,33,200 फाइंड इट्स कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ट। मतलब हमने जब वो बना मतलब ओरिजिनल वैल्यू, और जो अब हमारे पास है टुडे उसने लिखा हुआ है, टुडे जो न्यू वैल्यू होती है वो टुडे होती है तो ये न्यू वैल्यू होगी। उसके बाद 36% इंक्रीज हुआ है, इट मींस ये कितना हो गया 136% आ गया। तो हमने लिख दिया चेंज इन परसेंटेज कितना है 100% प्लस 36% तो आंसर आ गया 136%। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू वैल्यू आपने लिख दी $3,33,200। ओरिजिनल वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू में जब हमने 36% मोर किया, 36% मोर का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि 136% होता है। तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू को 136% से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी। तो वो न्यू वैल्यू क्या है $3,33,200। यहाँ पे आपने सिंपली सॉल्व कर दिया 136 डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और इज इक्वल टू $3,33,200 एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 136 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू $3,33,200 आ गया और मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 100। उसके बाद आपने क्या करना है 136 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया, जो पहले वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 2 जीरोस का इंक्रीज आ जाएगा। तो 136 डिवाइड हो रहा है, 136 से डिवाइड किया, आपने इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, बेशक आप कैलकुलेटर यूज कर लेना। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी जब आप इसको क्या करोगे 3,33,200 था और 2 जीरो आपने मजीद इंक्रीज किए थे और डिवाइड कर दिया 136 के साथ तो हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया $245 और आगे 3
0 आ गए। तो ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब जब आपने वो घर तमीर किया उस वक्त उसकी कीमत क्या थी, $2,45,000। नंबर 9 एक्सरसाइज 8B, इफ 10% इज डिडक्टेड मतलब सब्ट्रैक्ट होना, माइनस होना, 10% का डिस्काउंट होना फ्रॉम अ बिल और एंड $58.50 रिमेन्स टू बी पेड, मतलब जब डिडक्शन हो चुकी है उसके बाद उन्होंने कितना पे करना है, $58.50। हाउ मच इज दी ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल आपने फाइंड करना है, न्यू बिल आपके पास गिवन है, मतलब न्यू कॉस्ट या न्यू वैल्यू आपके पास गिवन है, और यहाँ पे 10% डिडक्शन हुई है, तो 10% डिडक्शन हुई है तो आपको पे कितना करना पड़ेगा वो हमने सबसे पहले फाइंड करना है कि 90% पे करना पड़ेगा। न्यू वैल्यू कितनी थी, $58.50, ओरिजिनल हमने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट क्या है कि जब ओरिजिनल वैल्यू को 90% से मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 58.50। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, 90 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ओरिजिनल बिल एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू $58.50 आ गया। अब 100 डिवाइड हो रहा है, उसके से पहले आप क्या करोगे, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया तो 9/10 हमारे पास बच गया, 10 डिवाइड है, ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ओरिजिनल बिल एज इट इज लिख देना है आपने, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाद में करेंगे, पहले डिवाइड वाली वैल्यू को साइड पे लेके जाएंगे हम, 10 डिवाइड है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई, 58.50 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 10। जब 10 मल्टीप्लाई हो गया उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू मूव करनी है आपने, ओरिजिनल बिल इज इक्वल टू $58.50 मल्टीप्लाई 10 और 9 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जब हमने $58.50 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया $58 और पॉइंट मूव कर गया, पॉइंट जब 1 डिजिट मूव करेगा तो 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा 585.0, और 0 आप लास्ट पे लगाओ या ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओरिजिनल बिल हमारे पास कितना हो गया, आपने 585 को डिवाइड कर देना 9 पर, तो जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास ओरिजिनल बिल आ गया $65। नंबर 10 एक्सरसाइज 8B, द नंबर 2400 इज फर्स्टली इंक्रीज बाय 30%, मतलब आपके पास एक नंबर गिवन है उसको 30% इंक्रीज किया गया। वर्ड इंक्रीज अगर लिखा हुआ है तो आपने उसको हमेशा 100 में प्लस करना है। जैसे यहाँ पे चेंज इन परसेंटेज क्या आ गया, 100 प्लस 30, तो आ गया आंसर 130%। द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज नेक्स्ट डिक्रीज्ड, ऑब्टेन्ड लिखा हुआ है, ऑब्टेन्ड मतलब जो आपका फर्स्ट प्रोसेस करोगे उसका सोल्यूशन जो आएगा वो ऑब्टेन्ड वैल्यू होगी। अब उसने कहा जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है 20%, जब डिक्रीज 20% हुई है इट मींस बाकी कितनी बची, 80%। फाइंड द फाइनल नंबर, फाइनल नंबर जो है वो फाइंड करना है आपने। तो यहाँ पे वैल्यू ऑब्टेन्ड फर्स्ट आफ्टर इनिशियल इंक्रीज, इनिशियल इंक्रीज होता है जो मतलब स्टार्टिंग में इंक्रीज हुआ है, स्टार्टिंग में कितना हुआ था 30%, मतलब 130। अब 130% को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 2400 के साथ, नंबर के साथ। अब यहाँ पे परसेंटेज खत्म किया, डिवाइड में 100 आ गया, दोनों दो जीरो से कैंसिल हो गए, और 130 को जब 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर आ गया 3120। उसके बाद सेकंड उसने कहा था ऑब्टेन्ड वैल्यू में से 20% डिक्रीज हुआ है, मतलब बाकी कितना बचा 80%। तो फाइनल नंबर हमने फाइंड करना है 80% को ऑब्टेन्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। ऑब्टेन्ड वैल्यू हमारे पास 3120 थी, तो परसेंटेज खत्म किया, डिवाइड में 100 आ गया, मल्टीप्लाई 3120, एक जीरो इस जीरो से कैंसिल, सेकंड वाला 80 वाले जीरो से कैंसिल हो गया, बाकी 8 बचा और 312 बच गया। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2496। तो ये आपके पास फाइनल नंबर का आंसर है।
Number 11, exercise 8B. In 2011, a train carried 8% more मतलब ज़्यादा, तो 8% का मतलब 108% पैसेंजर्स than in 2010. 10 में हमें नहीं पता कितने पैसेंजर्स हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि 2010 की निस्बत 11 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 8%. In 2012 it carried 8% more passengers than in 2011. मतलब अब जब 11 में पैसेंजर्स 8% बढ़ गए हैं, अब दोबारा फिर वो 8% बढ़े हैं और यहाँ पे 12 में 11 की निस्बत दोबारा 8% बढ़े हैं 2012 में. Find the percentage increase in the number of train passengers from 2010 to 2012. 10 से 12 के दरमियान में हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज इंक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%. ये हमारे पास फार्मूला है. इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू पहले फाइंड करेंगे. अब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, 2010 से, क्योंकि 2010 से ही उन्होंने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया है. तो 10 की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया. लेट द नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स इन 2010 बी एक्स. अब नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स इन 2011 में कितने बढ़े थे, 108%, मतलब 8% मोर थे. तो 8% का मतलब क्या है, 108% को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ. x क्या था, 2010 के पैसेंजर से जो हमने लेट किए. उसके बाद परसेंटेज खत्म किया, डिवाइड में 100 आ गया. 108 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1.08x. उसी तरह नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर है 2012 में, 12 में भी 8% इंक्रीज हुए थे, इसलिए हमने 108% से मल्टीप्लाई कर दिया 2011 की वैल्यू को, क्योंकि 11 में उन्होंने कहा था कि 8% इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए 11 वाली वैल्यू यूज करेंगे. अब परसेंटेज खत्म किया, डिवाइड में 100, और आपने इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1664 एक्स एज इट इज. उसके बाद है परसेंटेज इंक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया गया है. अब आपने क्या करना है, ओरिजिनल न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100% कर लेना. 1.1664 x में से जब x को माइनस किया, x के साथ कोई नंबर नहीं है, जिस वैल्यू के साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है. तो यहाँ पे आपने 1 लिख लेना है ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सको. तो 1.1664 में से माइनस करना है 1 को, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1664 x एज इट इज आ जाएगा. अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हो तो x कैलकुलेटर पे नहीं लिखना आपने, और डिवाइड में 1x एज इट इज आ गया. उसके बाद x से कैंसिल हो गया और 0.1664 मल्टीप्लाई 100% आ गया. अब 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब परसेंटेज आप 100, 10, 1000 इस तरह की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, पॉइंट को मूव करना है. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.1664 और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 100 के साथ. अब 20 है 100 में, इट मीन्स हमने पॉइंट को 20 मूव करना है, 2 डिजिट मूव करना है. तो अब 2 डिजिट जब हम इसको मूव करेंगे, हमने किस साइड पे मूव करना है, अगर तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स जो पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ मूव होगा. अगर डिवाइड है तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, 2 डिजिट 1 2. इट मीन्स अब पॉइंट कहाँ पे आ गया, 16 के बाद. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16.64 और परसेंटेज एज इट इज आ गया. नंबर 12 एक्सरसाइज 8B. क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट गिवन है, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट गिवन है, द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स एंड द वेजेस. अब प्रिंटर बन रहा है जिसमें 3 डिफरेंट चीजें यूज हो रही हैं जिसकी उसने अमाउंट दी हुई है, जैसे रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स एंड वेजेस. आपने क्या करना है, 4 कॉलम्स ड्रा करने हैं. 4 कॉलम्स ड्रा करने के बाद
आपने मटेरियल लिख लेना जो प्रिंटर बनाने में क्या हुआ है, यूज हुआ है, जैसे रॉ मटेरियल, ओवरहेड्स एंड वेजेस। उसके बाद आपने उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है, जैसे रॉ मटेरियल की गिवन थी 100, ओवरहेड्स की $80 एंड वेजेस की $120। इन सब को सम अप किया, टोटल किया इन सब का, तो हमारे पास क्या आ गया, $300। उसके बाद उसने क्या लिखा था, इफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड्स, रॉ मटेरियल और ओवरहेड्स की अगर हमने कॉस्ट को क्या किया है, इंक्रीज्ड, अगर वो कॉस्ट क्या हुई है, इंक्रीज्ड हुई है 11% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब जिसकी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट नेम जिसका लिखा हुआ है उसकी होगी, और सेकंड वैल्यू जिसका सेकंड पे नेम लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट पे किसका लिखा हुआ था, रॉ मटेरियल्स का, और सेकंड पे ओवरहेड्स का लिखा हुआ था। तो रॉ मटेरियल 11% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 11% का मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 111%। तो आप इसको लिख सकते हो प्लस 11%, कितना हो जाएगा 100% प्लस 11%, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 111%। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 111। आपने सिंपली क्या करना है, 111% को $100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे न्यू कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल, तो आ गया $111। परसेंटेज खत्म करने से डिवाइड में 100 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ओवरहेड्स 20% इंक्रीज हो रहे हैं, 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू है 120%, 120% है। तो आप क्या करोगे, 120% को मल्टीप्लाई कर दोगे $80 के साथ। अब यहाँ पे परसेंटेज जब हम खत्म करेंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, दोनों जीरो से कैंसिल हो गए। उसके बाद 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया $96। नेक्स्ट वैल्यू है फाइंड द व्हाइल वेजेस आर डिक्रीज्ड, वेजेस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज्ड हुई है 15%। अब अगर हम 100% में से डिक्रीज करते हैं, माइनस करते हैं वेजेस की वैल्यू 15% को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 85%। अब आपने क्या करना है, 85 को मल्टीप्लाई कर देना है वेजेस की वैल्यू से, मतलब $120 से। तो परसेंटेज खत्म करके डिवाइड में 100 आ गया यहाँ पे आपके पास, और मल्टीप्लाई 120 हो गया। आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, $102। अब 102, $90 एंड $111, तीनों को सम अप करेंगे। सम अप करने से हमारे पास न्यू वैल्यू कितनी आ गई, $309। मतलब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू $300 है और न्यू कॉस्ट हमारे पास आ गई है $309। और आपने फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज। जब परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, आपने देखना है कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, आपने वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 300 है और नेक्स्ट वैल्यू न्यू जो है वो 309 है, तो वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रिंटर। तो ओरिजिनल वैल्यू बाद में लिखी जाएगी क्योंकि आपने हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो आपने क्या करना है, न्यू वैल्यू में से माइनस कर दिया ओरिजिनल वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया $9, और डिवाइड आपने हमेशा करना है ओरिजिनल वैल्यू से $300 से और मल्टीप्लाई 100% के साथ। 20 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3, 3 3 9 आ जाएगा और डॉलर से कैंसिल हो गया। तो इसी तरह हमारे पास आंसर आ गया डॉलर कैंसिल हो गया तो आंसर 3% आ गया।